हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं, आज काफी इंपॉर्टेंट और काफी शानदार सेशन होने वाला है। बच्चों के लिए भी, जो बच्चे आईटी जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छा सेशन होने वाला है। और भी जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया यहाँ से मार्गदर्शन और गाइडेंस मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बिल्कुल फुल्ली आप डेडिकेट हो गए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं चंदन झा सर, जो कि अभी फिलहाल हजारीबाग में कार्यरत हैं एज एसपी पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। और जो वो बोकारो में भी बहुत सालों तक उन्होंने अपनी सर्विसेज सेवाएं दी हैं एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और अभी इनका प्रमोशन हुआ है और हमारी आशा है कि आगे चलकर अगले साल एक बहुत अच्छे पोस्ट डीआईजी जो कि पोस्ट होता है वहां तक सर बहुत जल्दी पहुंचे। आज हम सर की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले। और ये जर्नी मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल रही है। और मैंने भी जब सर से बात की है बहुत बार, एज ए फ्रेंड ही हम लोगों की बात होती है वैसे तो, लेकिन जितनी बार ही बात की है तो काफी पॉजिटिव एक एस्पेक्ट मेरे को दिखता है और सर की जर्नी में एक समझ में आता है। तो आज इसीलिए मैंने सर को विशेष रूप से आज आप लोगों के लिए मैंने सर को बोला कि सर आप अपनी जर्नी के कुछ हिस्से जो है आप इन बच्चों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिले। तो चलिए डायरेक्ट सर से जवानी से सुनते हैं ये किस तरीके से आगे बढ़ा। वेलकम सर, वेलकम टू दिस चैनल। Thank you, Anaji. Thank you, and the whole team. Thank you. तो सर हम शुरू तो करेंगे आपकी बेसिक जो बचपन की जर्नी है वहीं से शुरू करेंगे, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि यार जो नॉर्मल जर्नी जैसे बाकी बच्चे जीते हैं, हम सब करीब करीब उसी तरह की फैमिली और उसी तरह के लोगों के हिसाब से हमने भी जर्नी अपनी जिंदगी जी है। और आगे चल के बहुत सारी चीजों को अचीव भी किया है, बहुत सारी चीजों में हम हारे भी हैं कि आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करी है। तो सबसे पहले सर थोड़ा सा आप बताने की कोशिश कीजिएगा सर, आपकी स्कूलिंग कैसे रही, जो आपका जो घर का एनवायरनमेंट था किस तरीके से था। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि स्कूल के टाइम में आप कितने मेरिटोरियस होते थे और किस तरीके से चीजें थी। मैं बेसिकली मधुबनी बिहार का रहने वाला हूँ, नेटिव। बट शुरू से मेरी पढ़ाई लिखाई मोस्टली पटना में ही हुई। पटना में एक स्कूल है केंद्रीय विद्यालय बेली रोड। काफी केंद्रीय विद्यालय है पटना में, बट बेली रोड वाला में मैंने 10th 12th दोनों वहीं से किया। तो स्कूल, पापा मेरे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में थे, सूचना सेवा में थे। तो गवर्नमेंट जॉब के कारण काफी ट्रांसफरेबल था, बट ही थॉट कि अब बच्चे को, फैमिली को पटना में रख देते हैं जिससे इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो हमारे यहाँ जो माहौल आपने बताया, हमारे यहाँ माहौल एक ही था कि हमें एकेडमिक्स के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में होता है, मुझे लगता है अभी भी होता है, कि बिल्कुल। हमको एक ही चीज पता है कि पढ़ के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देर इज नो सेकेंड वे। भले आपको इंटरेस्ट, मुझे बहुत इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था, क्रिकेट में था, मैंने काफी अच्छे लेवल तक खेला भी, बहुत चीज में इंटरेस्ट था, बट इंटरेस्ट एक तरफ है। बट प्रोफेशन में मुझे पता था मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके ही आगे बढ़ना है। वही घर का माहौल था। फादर भी बहुत हम लोग को इसके लिए मोटिवेट करते थे। और स्कूल में मैं, आई वुड नॉट से आई वाज वेरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट, बट मैं हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मैं बहुत मेथोडिकल था। मतलब मुझे ये अभी भी लगता है कि जो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई होती है, चाहे नोट्स बना के हो, 2-3 कलर के पेन यूज करके आप उसको अच्छे से बनाइए, रिवाइज कीजिए, मतलब एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से मैंने पढ़ाई की हमेशा। आई डोंट थिंक आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, बट आई वाज एवरेज। बट जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, चाहे जेई हो, बाद में मैंने कैट क्वालिफाई किया, सिविल सर्विसेज किया, तो सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। मुझे लगता है आई वाज एवरेज स्टूडेंट, बट मोर कंसिस्टेंट एंड वेरी मच मेथोडिकल इन माय स्टडीज। राइट। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि मैं भी जितने बच्चों से भी बात करता हूँ जो आज की डेट में बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, और मैं खुद के बारे में भी ऐसा ही समझता हूँ कि हम लोग की भी पढ़ाई लिखाई जो है वो ऐसे कोई बहुत हाई फाई स्कूल में नहीं हुई। पहली चीज कि वैसा कोई बहुत ब्रिलियंट एटमोस्फेयर के बीच में हम लोग पढ़े हुए हों। हमारा भी जो स्कूल का एक तरीका था पढ़ाने का वो एक नॉर्मली होता था, और उसमें आप कितना भी अगर इंटेलिजेंट हैं भी तो आप एक लेवल से ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि उस समय इतने जाने लेवल का था ही नहीं। तो करीब करीब अभी भी मेरे ख्याल से बिहार के बहुत सारे हिस्सों में सर अभी भी स्कूलिंग का लेवल ऐसा ही है जैसा कि हम लोग का उस समय था। और अभी जो केंद्रीय टफ है। केंद्रीय विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज गुड, बट वो ऐसा था कि आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी डे टू डे। तो मुझे लगता है वो हमारे लिए ना बड़ा एक काम किया पॉजिटिव। जब हम्म। आपको सब कुछ वो प्लेट में मिल जाता है तो आपको उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है। जब आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ना पड़ेगा तब हम और अफसर बन सकते हैं, या जिस फील्ड में भी आपको जाना है,
तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ जो रिसोर्स है ना, वो बहुत मोटिवेटिंग होना चाहिए बच्चों के लिए। अगर आपके पास कुछ चीज नहीं है तो जस्ट थिंक इट एज ए मोटिवेशन कि भाई हमको वो अचीव करना है। सब कुछ आपको पेरेंट्स और आपके ऊपर वाले जनरेशन ही दे देंगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो सर बचपन से क्लियर था क्या कि क्या बनना है आपको लाइफ में? मैथ्स वाज माय पैशन, इंटरेस्ट, मुझे बहुत मन था मैथ्स पढ़ने में, पढ़ाने में। मुझे था कि मैथ्स में आगे बढ़ना है, बट जो क्रेज इंजीनियरिंग का, मेनली आईआईटीज का है हम लोग के तरफ, तो मैं, मुझे आईएसआई का भी मन था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, बट फैमिली का था नहीं, जेई में अच्छे जॉब प्रोस्पेरिटी है और आपको अच्छा फैसिलिटीज, मतलब एज ए कैरियर बहुत अच्छा है टीचिंग। तो आई अटेम्प्टेड, तो मैथ्स और इंजीनियरिंग यही दोनों मेरा इंटरेस्ट था, और इसके अलावा और कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं। मैथ्स के लिए आपका थोड़ा सा रहता था हमेशा वो स्पेशल? अभी भी है, बिल्कुल मैथ्स को लेकर इंक्लिनेशन था, बट व्हेन आई आल्सो थॉट कि नहीं, अगर करियर बनाना है तो जेई इज बेटर चॉइस देन आईएसआई, क्योंकि जेई में आपको आईटीज में, एनआईटीज में बहुत ऑप्शंस आगे भी मिल जाते, पर आप आईएसआई में चले जाइएगा तो वो बहुत यूनिडायरेक्शनल वो है। बट इंजीनियरिंग ऐसा है, इंजीनियरिंग के बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। दैट वाज द रीजन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल सर ने एक जो बात कही है बहुत सही कही है कि सर का अभी भी जो इंटरेस्ट और पैशन है मैथ्स को पढ़ाने को लेकर बहुत तगड़ा है। और मैं खुद भी अमेज रहता हूँ क्योंकि जब मेरी सबसे पहले सर से बात भी हुई थी तो मैथ्स को लेकर ही स्टार्टिंग बातचीत हुई थी, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था दोनों लोगों का वो मैथ्स से ही स्टार्ट हुआ था। और अभी भी मैं देखता हूँ जैसे सोशल मीडिया पे मैं सर से जुड़ा भी हुआ हूँ, तो अभी भी मैं जो देखता हूँ कि सर का जो पैशन है, जैसे कभी कभी ये बीच में बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और बच्चों को मैथ्स के लिए या आईटी के लिए या नीट के लिए गाइड भी करके आते हैं। अभी फिलहाल भी मैंने इनका एक सेमिनार देखा था, शायद करीब 250-300 बच्चों से ज्यादा ऊपर थे। डीपीएस में शायद आपने एक सेमिनार दिया था अभी कुछ बच्चों को, है ना? इतना जी और मैम, बिल्कुल हाँ। जी जी। तो और उसके पहले भी मैंने काफी देखा है आपको मैथ, तो मतलब ये मैथ्स का पढ़ाने का इंटरेस्ट जो है आपका क्या कॉलेज टाइम के बाद डेवलप हुआ या कब कब से आपने ये मतलब पढ़ाने का रखा है सर? कब से स्टार्ट किया आपने ये नहीं, पढ़ाना? ये मुझे लगता है सर कि मैं स्कूल डेज से ही वो दोनों चीज मेरे साथ साथ चलते थे, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, बिकॉज राइट। आई वॉज वेरी सोशल। मतलब मैं अभी भी बहुत सोशल हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत बड़े थे और अभी भी बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल्स हैं। तो वहां भी क्या होता था, चूंकि पढ़ने में ठीक ठाक था तो अब खुद पढ़ता था और उसके बाद 10-12 फ्रेंड घर आते थे कि अच्छा। अब हम लोग को भी पढ़ाओ, तो वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन था टीचिंग में। और मुझे अच्छा लगता है, मतलब एनीथिंग जो बच्चे को समझाना हो, पढ़ाना हो, मोटिवेट करना हो, तो वो मेरा बड़ा नेचुरल, आई कैन से आई एम आईपीएस बाय प्रोफेशन बट आई एम टीचर बाय पैशन, वो बड़ा क्लियर मेरे मन में। तो मैथ्स मुझे बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगता है। ओनली रीजन इज दैट ना कि आपको बहुत ज्यादा चीज मेमोराइज करके नहीं पढ़ना होता, आप जीरो से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में विद सम बेसिक कंसेप्ट, और आप जितने अच्छे से अपने दिमाग को ऑन द स्पॉट, मतलब सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं बट मैथ्स में द बेस्ट थिंग इज दैट आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन भी है, और बड़े से बड़े क्वेश्चन वहीं से स्क्रैच से शुरू करके बना सकते, तो थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में बड़ा मदद करता है वो सब्जेक्ट। तो वो दैट्स द रीजन मुझे पैशन है। और अभी भी मैं, एज यू हैव सेड, मैं नॉट ओनली स्कूल में, मैं जब बोकारो एसपी था, मैं करीब 3.5 साल बोकारो एसपी रहा, तो मैं हर संडे जाके एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, और फाइनली उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ, जिसके लिए उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत अप्रिशिएट और रिवार्ड दिया था। तो यस सर। टीचिंग इज समथिंग आई वांट टू गेट कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स, और जब जब आगे टाइम मिलता रहेगा आई विल बी मोर एंड मोर एंगेज्ड इन दिस फील्ड एंड टीचिंग मेनली मैथ्स फॉर जेई एंड ओलंपियाड स्टूडेंट्स। मैंने शायद वो फोटो भी देखा था आपका, जब मेरे ख्याल से अभी एक थोड़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन मैंने आपका फोटो भी देखा था उनके साथ जब वो उन्होंने उसको आपको पुरस्कृत किया था। करेक्ट, एक आई थिंक ये एक 1.5 साल पहले की बात है सर। हाँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मैं आपको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और आपका मैंने काफी सारा पैशन देखा है। एक तो पढ़ाने का पैशन तो है ही, साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ पे भी काफी अच्छा वर्क करते हैं। बहुत बार मैंने आपको देखा कि आपने पोस्ट ऐसे डाले हैं सोशल मीडिया पे जिसमें आपने काफी बढ़िया रनिंग करी है और इस तरह की चीजें जो मतलब एक कहते हैं ना आदमी को नए नए चैलेंजेस जैसे आदमी को चाहिए होते थे तो उसके लिए तैयार होना, तो कहीं ना कहीं आप इन सब बिल्कुल चीजों मेरे ख्याल से लोगों को अच्छे मैसेज देते रहते हैं, हमारे जैसे लोगों को भी खासकर। बिल्कुल, हम लोग का मतलब वी ऑल, जैसे एज ए टीचर आप लोग का तो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग से ज्यादा है, बट एज ए पुलिस ऑल्सो हमारा, अपार्ट फ्रॉम पुलिसिंग आई फील वी हैव मेनी अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। और कहीं ना कहीं आप खुद अगर कुछ अचीव किए हैं चाहे किसी लाइन में, तो बच्चे आपको आइडलाइज करने लगते हैं कि नहीं ये करने से होगा, वैसे पढ़ने से होगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने इनपुट को, अपने एक्सपीरियंस खुद के साथ शेयर कीजिए। तो थोड़ा सा आईटी वाले दिन में चलते हैं, जब आपने प्रिपरेशन चालू करी थी तो जैसे आपने 12th के बाद स्टार्ट की थी, मतलब 11th 12th से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन या 12th के बाद स्टार्ट की थी? नहीं, मैंने 10th के बाद मैंने आनंद कुमार सर, जो आपके भी बहुत क्लोज हैं, आनंद कुमार सर से मैंने मैथ्स पढ़ा था, मैं उन्हीं का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं भी स्टूडेंट तो हूँ। 10th, हाँ आई नो, 10th
के बाद हम लोग स्टार्ट किए थे। बट अगेन आई वाज वेरी स्ट्रांग इन मैथ्स, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं एवरेज था। एंड मुझे लगता है कि 2002 में जब मैंने 12th किया तो एक 1 ईयर आई टुक ड्रॉप, मैंने ड्रॉप लिया। और 2003 में मेरा उस समय एग्जाम होते थे एआई ट्रिपल, जो अभी जेई मेंस होता है। तो एआई ट्रिपल में एग्जैक्टली, तो उसमें 2 रैंक आते थे, स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक। तो मेरा स्टेट रैंक था, बिहार रैंक था 125 एंड स्टेट रैंक वाज 3517। तो उस समय मुझे एनआईटी कालीकट मिला। जेई में माई जेई एडवांस्ड में माई रैंक वाज 4191। अभी तो 419 में थोड़ा अच्छा मिल सकता है, बट बहुत सारी सीट 2003 मिल जाती में है सर, बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे समय आईटीज भी कम थे, मतलब बाद में बहुत स्टार्ट हुए। तो मुझे याद है, मुझे उस समय एक बी डिजाइन करके कोर्स था आईआईटी गुवाहाटी में, अच्छा। 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। बट हाँ एनआईटी कालीकट वाज मोर एस्टेब्लिश्ड कॉलेज हाँ। और काफी अच्छा कॉलेज था। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर एनआईटी कालीकट और मैंने वहां से इलेक्ट्रिकल किया। 2003 2007 पास आउट। तो जैसे ड्रीम में तो आईआईटी ही रहा होगा सर कहीं ना कहीं। और जैसे आजकल जो बच्चे मतलब जो तैयारी जिनके साथ में आजकल बातें भी करता हूँ, आप भी बातें करते रहते होंगे, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आजकल। जैसे उस टाइम पे प्रेशर होता था बट इस लेवल तक का नहीं होता था कि मतलब आदमी आगे के बारे में सोचना ही छोड़ दे कि यार अगर आईटी नहीं हुआ या इस तरह की चीजें नहीं हुई तो क्या उस समय आपके पास ऐसा कोई फेज आया था कि जब आपका आईटी में एडमिशन नहीं हुआ या कुछ रह गया, तो क्या आप उसमें बहुत परेशान हुए थे लाइफ में कि यार कि किस तरीके से ये लाइफ में आगे चलना है? मतलब उस फेज को क्या मतलब आपने खुशी खुशी हैंडल कर लिया था या कोई ऐसा पार्ट था जो लगता है कि बच्चों को बताने लायक है जिससे वो आगे आने वाले समय में अपने आप को हैंडल करना सीखें? ये तो बहुत, आपने जो बोला बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। यू एम फॉर समथिंग एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको एम नहीं ही मिलेगा, क्योंकि इतने कंपटीशन टफ है। नॉट ओनली आईटी की मैं बात कर रहा हूँ, आप कोई चीज चाहिए तो इट्स नॉट इजी कि आपको मिल ही जाए। मेरे केस में मुझे आईटी ऑब्वियसली मैं चाहता था आईटी में अच्छे से अच्छा ब्रांच मिले। उस समय जो भी रीजन हो, मुझे उस समय आईटी गुवाहाटी में भी डिजाइन मिल रहा था, तो आई डिड नॉट ऑप्ट। मुझे भी लगा कि वो सही नहीं होगा। नो डाउट, चूंकि अल्टरनेटिव जो मुझे मिला वो बहुत अच्छा कॉलेज था, इसीलिए मुझे उतनी मैंने वो फील नहीं किया बहुत ज्यादा। क्योंकि एक बार जब चले गए कॉलेज में, एनआईटी कालीकट वाज एज गुड एज एनी अदर कॉलेज, तो मुझे कभी वो फील नहीं हुआ। बट हाँ, ये बात तो आपने सही कहा। और आईआईटी के साथ सबसे बड़ी बात है उसका टैग। हम्म। आप वहां जाने के बाद क्या करते हैं नहीं करते हैं वो सेकेंडरी है, बट मुझे जो लगता है ना कि एक बार वो जो टैग आपके पास लग जाता है ना, वो टैग आपको लाइफ टाइम बहुत वो रिवार्डिंग आपके लिए है। जैसे अब मैं इस सर्विस में आ गया आईपीएस में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हम लोग को एक टैग आईएएस आईपीएस में मिलता है, उसी लेवल का या उससे ज्यादा ही मैं कहूँ तो उस पेज के लिए आईटी का टैग होता है। तय होता अब कहीं भी जाइए और आप बोलिएगा, हम लोग ही लोग बात करते हो आईटीएन है, तो ये वर्ड बहुत अपने आप में कैची है। है। तो बच्चे को मिल भी सकता है बट नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि देखिएगा, इट्स ऑल अबाउट 10 लाख बच्चे एग्जाम लिखेंगे, होगा मान लीजिए 25,000 बच्चों का, 30,000 बच्चों का, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कितना भी कुछ कर ले लोग, 9,75,000 बच्चे का नहीं होगा। दिस फिगर यू कैनॉट चेंज। ओनली है कि आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए के जगह बी का सिलेक्शन हो जाए, बी के जगह ए का, बट होगा तो उतने ही बच्चे का जितने वैकेंसी। तो जिनका हो इट्स वेल एंड गुड, बट जिनका नहीं हो, मुझे लगता है देर इज नथिंग। मैं भी अब चूंकि उस पेज से 20 साल आगे निकल चुका हूँ, बाद में रियलाइज होता है कहीं चीज रुकने की जरूरत नहीं है। एनआईटी छोड़ दीजिए, आपका कहीं भी अगर एडमिशन कहीं हो, भी मान हो। लीजिए आपका कहीं भी हो, जिस कॉलेज के बारे में लोग नहीं जानते हैं, बिलीव मी आप ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां फिर आप अपने फील्ड में टॉप पे रहिए। बिल्कुल सही तो बात। कोई ये एक स्टेज नहीं है लाइफ का कि आईटी आप चले गए तो दैट्स ओवर। नो, आप जहां भी जाइए स्क्रैच से शुरू कीजिए, यू कैन रीच ऑन द टॉप। और हमेशा स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ता है सर। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत बार मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि हमेशा स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ता है लाइफ में, है ना। और बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आईटीज और एनआईटीज के ऊपर, जैसे उस समय तो सर बहुत पहले तो एनआईटीज के ऊपर हम बात भी नहीं करते थे। हम लोग मोस्टली क्या बात करते थे कि आईटीज में हो जाए, है ना। अब तो खैर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। को ये भी समझ में आने लग गया कि आईटीज प्लस एनआईटीज एक बढ़िया आपको आगे एक प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन मैं सर आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जैसे मेरा तो हो गया था आईटीज में, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे जो साथ में मेरे पढ़ाई करते थे और उनका आईटीज में भी बहुतों का नहीं हुआ था, एनआईटीज में भी नहीं हुआ था। जो जैसे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का उस समय एक एग्जामिनेशन होता था, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भागलपुर से भी किए थे। लेकिन आज मैं आपको ईमानदारी से बतला रहा हूँ कि वो अच्छी अच्छी जगहों पे बहुत एक फ्रेंड तो मेरा आप ही के शहर में है, बोकारो में है ना। खैर आप शायद अभी रांची में है शायद, या शायद, है ना। तो अभी एक हजारीबाग में है, हूँ। वो सेल में है और बहुत बढ़िया कर रहा है ना, और उसको मिलके भी बड़ी खुशी होती है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता, इसका मतलब कि वो एंड ऑफ द डे नहीं हुआ। मेरा मानना है नहीं, कि इसके बिल्कुल आगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं सर।
एक स्टूडेंट तो मैं आपको ऐसा बतला सकता हूँ, खैर ऐसे तो बहुत सारे हैं। जैसे होता है ना कि टीचर अक्सर क्या होता है कि डांट देते हैं, रीजन क्या होता है कि दिख जाता है कि यार ये मेहनत नहीं कर रहा है ना, तो मुंह से निकल जाता है। उस समय पता नहीं सरस्वती जी बैठी रहती है, मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि भाई तुम जो है ना अगर ऐसे पढ़ाई करते रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो है ना। और कुछ और भी एडजेक्टिव्स ऐड हो जाते हैं, है ना। तो मैंने ऐसा एक बच्चे को बोल दिया था। अब मुझे नहीं पता कि वो बच्चे ने इतना सीरियसली मेरी बात को लिया। तो फिर उस दिन से उसने पूरी पढ़ाई करना चालू किया अच्छी तरीके से, और उसका कुछ आईटी वाईटी भी नहीं हुआ, और नॉर्मल कॉलेज में उसने पढ़ा। और एक दिन उसका अचानक से फोटो आता है मेरे पास, है ना, 3 4 5 साल बाद, जिसमें उसने अपनी गाड़ी की फोटो भेजा होता है। नई नई खरीदी हुई होती है ना। और उसने मेरे को बताया कि सर मैंने गाड़ी खरीदी है, और ये आपने अगर उस दिन नहीं बोला होता तो शायद ये मैं नहीं कर पाता। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक तो कोई चैलेंज करने वाला भी होना चाहिए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये दोनों चीजें। और सबसे एक बहुत बहुत बच्चे को लगता है, जैसे आप अभी 11th 12th में है तो आपको एक, हम लोग बर्ड वाली स्टोरी पढ़ते थे ना कि हम्म, घोंसला ही उसको सारी दुनिया लगती है बर्ड्स को। तो बिल्कुल जब आप 11th 12th में हो तो आपको यही लगता है कि यही दुनिया है, हुआ हम्म, आईटी तो हुआ, नहीं तो कुछ नहीं। बट आप 10 साल 20 साल बाद रियलाइज करते हैं कि दैट वाज इंपॉर्टेंट, बट दैट वाज नॉट द ओनली थिंग। राइट आपको हर लेवल पे अलग अलग आपको चैलेंजेस मिलेंगे। जेई में जाइए, आईटी में जाइए, फिर प्लेसमेंट में जाइए, आपको जिस फील्ड में जाना है, फिर उसमें जिस कंपनी में जाते हैं, हाउ यू परफॉर्म। तो परफॉर्मेंस आपका टिल बोलते हैं वो आपको स्टार्टिंग से एंड तक है। कभी आपको ये ओवर कॉम्प्लेसेंट भी नहीं होना है कि अब आईटी में हो गया मतलब आई एम द बॉस, वो नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका मान लीजिए नहीं हुआ तब हिम्मत हार गए। आपको बिल्कुल हर सही। दिन नया एग्जाम मिलेगा। जस्ट गिव योर बेस्ट। आपको हमेशा अपने आप में कंसिस्टेंसी रखिए, यू विल रीच ऑन द टॉप। नहीं, वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेथोडिकल होके आपने पढ़ाई करी, और ये सब बच्चों में चाहिए भी कि अगर वो उतना उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए पढ़े ना, तो मतलब बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा भी हो जाए। बहुत बार ऐसी चीजें बच्चों के दिमाग में नहीं रहती हैं, मतलब उतना गाइडेंस लेवल भी बच्चों का क्लियर नहीं रहता है, तो वो बहुत नहीं जरूरी रहता। है। और और जेई का तो सिलेबस ही इतना वास्ट है, मतलब आपको मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर तीनों को एग्जाम के दिन में डिलीवर करना है। डिलीवर करना तो है मुझे उसके लगता है कि बाद अगर आप मेथोडिकल नहीं होइएगा ना तो आप 50 बुक, बहुत लोग 10 बुक 15 बुक 20 बुक कलेक्ट कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है उसमें से। उससे अच्छा है आप सिस्टमेटिक अपने कोचिंग के हिसाब से ही अगर चलते हैं, उसको हम्म, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार अपने लैंग्वेज में नोट्स बना के रिवाइज करते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कलेक्टिंग बुक, मतलब उनका एम ही रहता है लाइब्रेरी बनाना। दैट मे बी गुड अगर आपको रिसर्च करना है तो। बट फॉर क्वालिफाइंग जेई एंड नीट एग्जाम आपको 1 2 बुक सफिशियंट है, उसी को बार बार पढ़िए। हम्म, एंड जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन योर टीचर, वो सबसे बड़ा थंब रूल है। मैंने मैथ्स पढ़ा था आनंद सर के यहाँ, फिजिक्स मैंने पढ़ा तो वो भी और ज्यादा पॉपुलर थे, अख्तर सर थे फिजिक्स में पटना के, उस समय बहुत सर। पॉपुलर टीचर थे। बट हाँ, एमएमआर अख्तर। बट द गुड थिंग इज दैट मैं जो पढ़ा टोटली आई रिलाइड ऑन दैट, उनका नोट्स ही मेरा बाइबल था। तो होता क्या, बच्चे इतने बुक्स के चक्कर में रहते हैं, इतने। और आजकल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका यूट्यूब है। मान लीजिए उनको एक चैप्टर ही पढ़ना है, मान लीजिए सपोज एरिया अंडर द कर्व, तो उसमें 50 उनको वीडियोस मिल जाएंगे। और मोर और लेस ऐसा नहीं, अच्छे उसमें मोस्टली अच्छे होंगे, बट उस 50 के चक्कर में वो एक रास्ता नहीं चुन पाएंगे। हाँ, ये तो भी आई है। ऑलवेज फील लेस रिसोर्स मोर नंबर ऑफ रिवीजन आप कीजिए तो बेटर रहेगा। तो मतलब कुल मिला के जब आईआईटी जेई और या नीट जैसे एग्जामिनेशन की बच्चे जो तैयारी करते हैं, तो मतलब आपके हिसाब से एक जैसे आपने बहुत सारी बातें बतला दी, लेकिन फिर भी एक लॉन्ग टर्म में क्या सोच होनी चाहिए और एक शॉर्ट टर्म में क्या सोच होनी चाहिए, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा और अगर आप प्रिसाइजली आप बतला पाए बच्चों को, ताकि वो अपनी जो डेली रूटीन है उस पर भी फोकस रख पाए, और साथ ही साथ कि अगर कोई चीज अगर इन केस अगर नहीं कन्वर्ट होता है, तो फिर हम उसको किस तरीके से उस चीज को लेते हैं। जैसे कि हमने अच्छी खासी एक बात करी है बच्चों के लिए, बट फिर भी आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें। नहीं देखिए, एक तो है कि इस चीज को मानिए, जेई और नीट इंडिया के 2 फ्लैगशिप एग्जाम्स हैं, काफी टफ कंपटीशन है, इस चीज को अप्रिशिएट हम लोग को करना होगा। नंबर 2, आप हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ वीकनेस है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर बच्चा एक बार में चीजें समझ जाए। प्रॉब्लम स्टार्ट समटाइम होता है पेरेंट्स के तरफ से भी, कि सबको लगता है कि उनका बेटा एमसी जाएगा, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे ही जाएगा। तो वो नहीं पॉसिबल है। समटाइम बच्चे का अपना स्ट्रेंथ वीकनेस भी आकलन करना हो। खैर, हम्म, उसके बाद जब बच्चे स्टार्ट कर देते हैं तैयारी, तो उस समय मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेरे अनुभव से, जितने भी कंपटीशन एग्जाम मैंने दी, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो एक दिन 12 14 घंटा पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, फिर 2 दिन का वो ब्रेक दे देते हैं, फिर वो 12 14 घंटा पढ़ेंगे, जोश में आएंगे, फिर ब्रेक दे देंगे। उससे अच्छा है आप 6 to 8 आवर्स जो पॉसिबल है आप डेली बेसिस पे पढ़िए, नंबर 1।
तो फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। सेकंड, मैं सबसे प्रायोरिटी देता हूँ रिवीजन को। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम के लिए। आप जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे आता है, और कोई बहुत टफ चीज नहीं है समझना। बट वही चीज एक साल बाद क्वाइट पॉसिबल है कि आप एक साल बाद भूल जाइएगा। मैं जब 12th के बच्चे को पढ़ाता हूँ मैथ्स, तो मेजोरिटी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद नहीं रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर याद नहीं रहता है, उनको डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस याद रहता है क्योंकि वो अभी जस्ट पढ़े हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब आई एज्यूम कि जो चीज आप पढ़ चुके हैं, आप योर ड्यूटी कि आप उसको नोट्स बना के रिवाइज कीजिए या जैसे भी कीजिए। तो नेक्स्ट इज रिवीजन। थर्ड इज बैलेंस्ड स्टडी। जैसे पीसीएम है, 3 सब्जेक्ट है। नॉर्मली इंजीनियर्स हैव अ टेंडेंसी टू इग्नोर केमिस्ट्री, बहुत कॉमन है। और कॉमन। कितने भी प्रयास केमिस्ट्री के टीचर कितने भी उसको इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करें, ये टेंडेंसी आज भी है। बट आई थिंक वो बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट से प्यार और एक सब्जेक्ट से नफरत करते हैं। दिस इज नॉट द टाइम टू मेक रिलेशनशिप विद सब्जेक्ट, दिस इज द टाइम आप तीनों में बैलेंस्ड कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, जो सब्जेक्ट को आप सबसे इग्नोर कर रहे हैं केमिस्ट्री, सबसे लॉयल बाद में वही प्रूव होता है। इसीलिए केमिस्ट्री, फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट, आप उसको जो आपका वीक है उस पर फोकस कीजिए, बैलेंस्ड कीजिए। क्योंकि एक सब्जेक्ट का लिमिटेशन है, आप कितना भी मैथ्स पढ़ लीजिए, और आजकल जो जेई के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना भी पढ़ लीजिए, आप 60-70% से ज्यादा क्वेश्चन सही टाइम फ्रेम में नहीं कर पाइए। बट मैथ्स केमिस्ट्री, तो व्हाट आई मीन टू से कि जो भी आपका वीक है उस पर फोकस कीजिए। सो बैलेंस स्टडी इज द की। फोर्थ, आप अपने हेल्थ पे और रिक्रिएशन पे जरूर ध्यान दीजिए। ये मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के समय भी मैंने फील किया कि वो पागल टाइप पढ़ने से फायदा नहीं होता है। आपको जब तक थोड़ा ब्रेक, पॉजिटिव ब्रेक नहीं लेते हैं फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोशल रिलेशन, जो भी आपका प्रायोरिटी, उसके बाद भी, इतने करने के बाद भी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आपको मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिले। नहीं मिले। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। मतलब भगवान न करे ऐसा हो, बट ये होगा ही होगा, आपके साथ नहीं किसी और के साथ होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो उतना ही बच्चे का होगा जितना वैकेंसी। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। एंड नथिंग इज द एंड ऑफ द रोड, वो नहीं है। आप जेई नहीं कीजिएगा, हो सकता है बाद में आप ऐसे कंपनी में काम कीजिएगा, आपके अंदर 10 आईटीएन एम्प्लॉय रहेंगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल, वो लाइफ मूव्स इन ए सर्कल। बट उसके बाद भी आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जहां भी जाते हैं वहां एक्सेल करना है, जिस फील्ड में भी जाते हैं उसको अपने आप को आपको स्ट्रेंथन करना है। बट एक चीज जो पेरेंट्स से रिलेटेड है, क्योंकि अब हम लोग उस फेज में है, तो आई फील कि वी हैव टेंडेंसी टू डिजाइन कि बच्चे वो करें जो हम चाहते हैं, मतलब पेरेंट्स की तरफ से। बट वैसा अब नहीं है, और अब के बच्चे थोड़े हाइपर सेंसिटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स एज। ऐसे भी नहीं थे हम लोग के समय कि आप डांट के पीट के जो मन सो करवा लीजिए। बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, वो चीजों को रिस्पॉन्ड बहुत, कोटा सब जैसे जगह में जहाँ इतना प्रेशर है पढ़ाई का। तो व्हाट आई फील कि पेरेंट्स को भी चाहिए ये काउंसिल बच्चे को करे, उनके स्ट्रेंथ वीकनेस को समझे, और बहुत चीज इम्पोज ना करे। नो डाउट उन्हें ऐसा भी नहीं है बच्चा टोटली डिविएट हो तो आप उसको नहीं ट्रैक पे लाइए, बट बहुत इम्पोज मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपका बच्चा यूनिक है, आप उसको अगर सही मोटिवेशन, सही डायरेक्शन दीजिएगा तो हो सकता है इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं, वो किसी और फील्ड में अच्छा करे। तो दिस इज द टाइम अभी के सफलता के मायने जनरेशन भी को। उनको समझाना बहुत जरूरी है अच्छी तरीके से कि सफल आदमी किस तरीके से काम करता है, और फिर अगर असफलता हाथ लगती है तो फिर उसको भी कैसे हैंडल करना है, उसको भी समझाना बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और अगर वो बहुत बहुत जरूरी है। पेरेंट्स कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा जो प्रेशर है बच्चों के दिमाग से वो रिलीव हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि और कहीं ना पेरेंट्स की बात भी बच्चे बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर सम्मान से सुनते हैं। अगर माँ बाप भी ये चीज को देखें कि मेरा बच्चा, अब मान लीजिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक, हर बच्चे का वो इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। हर बच्चे नहीं बने हैं एम्स में जाने के लिए, बट ऐसा नहीं है जो एम्स में नहीं जाते हैं वो खराब बच्चे हैं। नहीं नहीं हर फील्ड में बहुत इनफाइनाइट सारे स्कोप है। सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो आईआईटीज में नहीं गए हैं, एनआईटीज में नहीं गए हैं, डॉक्टरी में, लेकिन उन्होंने किया तो है ही बहुत सारी चीजें, तो आप कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ऐसा तो है एंड ही। आजकल के समय में द बेस्ट पार्ट इज दैट किड्स हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। जैसे आज से 20 साल पहले इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इन 2-3 जॉब के अलावा जॉब नहीं थे नॉर्मल। अब तो इतने प्राइवेट सेक्टर में आपको वो क्रिएटिविटी वाला जॉब है। तो प्रयास कीजिए, बच्चे जो जिस चीज के लिए गए हैं करें, बट बहुत इम्पोज मत कीजिए। दे आर वेरी वैल्यूएबल एंड दे आर यूनिक। हर बच्चा अलग है, हर का स्ट्रेंथ वीकनेस है। जितना आप उसको टाइम पे समझा सकते हैं उतना वो दोनों के लिए अच्छा है, बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। एक और मतलब सर मेरे हिसाब से तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है कि मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा
सोसाइटी के उस हिस्से से आते हैं जहाँ पे ऐसी कोई बड़ी चीजों का स्वाद उन्होंने नहीं चखा होता है ना, या नहीं देखा होता है कि भाई सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं, किस तरीके से वो एक्ट करते हैं। तो वैसे बच्चे भी तैयारी करते हैं, और कहीं ना कहीं सर वो पूरे साल मेहनत करते हैं, 2 साल मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। बट लास्ट का जब समय आता है, जैसे अभी जेईई मेन 1 का एग्जामिनेशन भी होने वाला है ना, तो लास्ट का जब समय आता है तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों से मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इवन दो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा होता है, फिर भी वो अंदर से कहीं ना कहीं वो इस तरह की बात सोच रहे होते हैं। तो इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से अपने माइंडसेट को वो देखें कि मतलब ठीक है, उन्होंने जैसे मेहनत की उसके हिसाब से कुछ ना कुछ उनको डिजर्विंग मिलेगा, या कैसे अपन सोचे उसके बारे में? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कही। कुछ बच्चे होते हैं जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून, जिनके काफी कंफर्ट है, अगर मान लीजिए नहीं भी हो तो उनके पास बहुत कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। बट बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्टेक पे लगा के जेई की या मेडिकल की तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है उनको ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आई मीन दे हैव मेनी थिंग्स टू डू। अगर कोई गरीब है या इकोनॉमिकली पुअर है तो उसको इंक्रीमेंट करने के लिए अपने लाइफ में, फैमिली के लाइफ में बहुत कुछ है। उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, हमसे पहले अच्छा नहीं हो पाया मेरे फैमिली, बट मैं कुछ कर लूंगा तो पूरी फैमिली की जो इकोनॉमिकल और बाकी कंडीशन है वो सुधरेगी। तो बिल्कुल। एक वो चीजें शुरू में भी मैंने बोला कि रिसोर्स कम है तो उसको बहुत बच्चे मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं, बिल्कुल। बट बहुत बच्चे हैरास हो जाते हैं, या मतलब वो एकदम हताश हो जाते हैं जो हिंदी में बोलते हैं। हम्म। तो वो नहीं होना है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि बच्चे में इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, और ये रोल पेरेंट्स का, टीचर का, सोसाइटी का है, सभी का है कि बच्चे को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करें। और बच्चे में मैंने देखा है कुछ बच्चे को जिसको पूरा सोसाइटी इग्नोर करती है, इसको तो कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बट वो अपने ब्रिलियंट होता है अलग चीजों में। तो हम्म। कहीं ना कहीं बच्चे को ये रखना है कि भाई हमें मेरिट है। वो कॉन्फिडेंस इज द की। आप ही अगर एज ए कैंडिडेट कॉन्फिडेंस कम कर दीजिएगा तो फिर कोई टीचर, कोई कोचिंग आपको नहीं ऊपर ले जा सकता है। तो वैसे बच्चे को चाहिए ये फील करे कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने फैमिली को, जो बहुत एक इकोनॉमिकल बैरियर में बंधी हुई है, उसको बाहर निकालने का, रेदर देन कि उनको ये एक डिप्रेशन टाइप फील हो, उनको लगे कि ये मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने पूरे फैमिली को अपने एक्ट से, मैं इस विशियस सर्कल ऑफ जो पॉवर्टी है उससे मैं निकाल बाहर पाऊंगा। तो निकल दे शुड टेक दिस एज ए, एक तरह से चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए, और उनको पॉजिटिव मोटिवेशन उससे मिलेगा। आप कुछ बतला रहे थे, झारखंड सरकार ने कुछ इस तरह की स्कीम वगैरह कुछ स्टार्ट किया है, जिसमें इस तरह के जो बच्चे हैं जो सोसाइटी के लोअर पार्ट से आते हैं, तो उनके लिए कुछ हेल्प होती है, या कुछ इस तरह की चीज है जिसमें आप पार्टिसिपेट भी करते बिल्कुल, ये बिल्कुल 2016-17 से स्टार्ट हुआ था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। आकांक्षा 40 नाम है उस एक, हैं? आकांक्षा जैसे सुपर 30। 40। हाँ, आकांक्षा 40। तो 40 का पर्पस था कि पहले ये 40 बच्चे सेलेक्ट करते थे, 40 इंजीनियरिंग, 40 मेडिकल। अच्छा। और 2 साल का कोर्स होता है, रहना खाना पीना फ्री, बोर्डिंग मतलब बोर्डिंग लॉजिंग फुल्ली फ्री, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड प्रोवाइड करती है। कैसे बच्चों ये को प्राइवेट, कैसे करते हैं? आप उसका इंट्रेंस होता है, एनुअल इंट्रेंस टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद आपको रांची बुलाया जाएगा, वहां भी एक लेवल ऑफ टेस्ट होगा। रांची में इनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रहने का, खाने पीने का सब फ्री है। ये कब ओनली स्टार्ट थिंग इज होता दैट है आप, ये एग्जामिनेशन का टाइम? ये मुझे लगता है मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो जून के आसपास इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है, मई जून के जून के आसपास। आसपास एंट्रेंस टेस्ट होता है आकांक्षा 40 हाँ, का, जिसमें पास होने के बाद सक्सेसफुली बच्चों को वहां बुलाया जाता है। बुलाया जाता। और अब इन्होंने जेई और मेडिकल के अलावा तीसरा विंग भी स्टार्ट कर दिया है, क्लैट, जो लॉ फ्लैट वाला जो आपको एग्जाम बनाया होता है। जाता है। और अभी उन्होंने स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी है। अब इंजीनियरिंग में लगभग 70-75 बच्चे आ रहे हैं, मेडिकल में 50, और क्लैट में 30-35 बच्चे। और इनका और टीचर्स भी इन्होंने अच्छे प्रोवाइड कराए हैं। पेमेंट बेसिस पे ये जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं, जो पॉपुलर कोचिंग्स हैं, उनके ही टीचर को वो लोग हायर करते हैं ऑन पेमेंट बेसिस। एंड मैं खुद भी मैथ्स, कभी कभी संडे को टाइम रहता है तो मैं जाता हूँ पढ़ाने। और बच्चे सही में बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के। हम्म। क्योंकि फिल्टरिंग भी इनका इतना टफ है ना, जो आते हैं फिल्टर होकर बहुत अच्छे बच्चे हैं, मोटिवेटेड हैं। और ये एक उन सभी बच्चों के लिए स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास पैसे नहीं है, कि अगर वो इस सिस्टम में फिट बैठ रहे हैं जो क्राइटेरिया है, तो फिर आके वो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ झारखंड के बच्चों के लिए होगा, आई होप, है ना? हाँ, उसमें दो मुझे जो कंडीशन याद है, झारखंड के बच्चे हों और वो बच्चे जिन्होंने 10th झारखंड बोर्ड से किया।
10th झारखंड बोर्ड से किया हो, अच्छा। हाँ हाँ, तो नॉट सीबीएसई एंड आईसीएसई होती से। होगी तो वो मतलब कहीं साइट वाइट पे भी होगा, मतलब कुछ है ना गवर्नमेंट के सर। हाँ, उनका वेबसाइट है, बिल्कुल उनका वेबसाइट भी है, और जैक बोर्ड जो होता है, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिशन काउंसिल करके एक शायद बोर्ड है, उसी की वेबसाइट पे डिटेल सारा दिया रहता है इनका। तो जो बच्चे झारखंड से वो इस चीज को चेक कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को, और जो भी सोसाइटी के डाउन ट्रोडन पार्ट से हैं, तो वो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का जो कि झारखंड सरकार देती है और अच्छे टीचर से पढ़ने का जो ये व्यवस्था है, उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यार इस तरह के एग्जामिनेशन ही हमें अपने आप को इंस्पिरेशन दे देते हैं कि यार आगे मेरे को बड़ा अच्छा करना है। क्योंकि कभी कभी होता है सर कि 2 नंबर से नहीं हुआ मान लीजिए, है ना, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया कि 2 नंबर से नहीं होने का मतलब ये नहीं पोटेंशियल नहीं है आप में, इसका मतलब पोटेंशियल है, उस दिन 1-2 नंबर से नहीं हुआ तो वो आगे भी बच्चे बिल्कुल उस बिल्कुल। पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार होता है ना मन में यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कैसे पता करूं 10th के बाद, तो इस तरह के एग्जामिनेशन देकर भी वो अपने आप को एक बार, हाँ, सेल्फ असेसमेंट अच्छा हो जाएगा इससे। अच्छा हो जाएगा। तो सर नेक्स्ट सवाल ये कि जैसे आप गए होंगे एनआईटी कैलिकट और उसके बाद फिर आपने फिर से मतलब कुछ सोचा होगा कि आगे का अब क्या टारगेट बनाना है, तो आईपीएस क्यों सेलेक्ट किया, या आईएएस की जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी का डायरेक्टली आपने सोचा, या कुछ बीच में कोई फेज आया ऐसा? नहीं, मैं जब कालीकट गया तो कालीकट में हमारे कॉलेज के जस्ट बगल में आईआईएम कोझिकोड है, जस्ट 5-6 किलोमीटर दूर हमारे कॉलेज ओके से। एक सर। नेचुरल है कि हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट एमबीए का बहुत नेचुरल वहाँ क्रेज था बच्चे लोगों का कि एमबीए करना है। बट कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि भी होती है, थोड़ा बिहार के बच्चे में वो ज्यादा सिविल सर्विसेज के प्रति झुकाव रहता है। हम्म। और मैं जब सेकेंड ईयर में गया था तो एक मूवी आई थी, बहुत फेमस थी, जो बिहार कॉन्टेक्स्ट में बनी थी, गंगा जल। तो हाँ। उस समय क्या हुआ था, हम लोग उसको अपने हॉस्टल रूम में टीवी, भाड़े पे टीवी मंगाए थे, और उस मूवी को हम लोग सीरीज में देखे, मतलब सीरीज में मतलब डेली 20 दिन तक डेली देखते रहे सेम मूवी। अच्छा। तो बड़ा वो कहीं ना वो एक जो बोलते हैं ना अमिट छाप, तो वो जो एक कैरेक्टर है, इनफैक्ट जब मैं मिला भी था जो डायरेक्टर थे मूवी के, प्रकाश झा जी, उनसे मैं मिला था, तो मैंने यही बोला था कि कहीं ना कहीं वो देखने के बाद ना मुझे पता चला कि ऐसा पोस्ट है, ऐसा एक चेयर होता है, तो मुझे लगा नहीं यार ये बहुत अच्छा है, यू शुड ट्राई, मतलब एक पहला इंप्रेशन उसी मूवी के कारण बना। बट बहुत लोग में क्या होता है, मूवी के बाद वो 2 दिन 4 दिन में इवेपोरेट हो जाता है वो मोटिवेशन। बट तो फॉर्चुनेटली मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मतलब उस दिन से लेके टिल आई क्वालिफाइड और आज तक 20 साल हो गए मान लीजिए उस मूवी को देखे हुए, तो वो मोटिवेशन आज भी बरकरार है। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन। बट अदरवाइज सिर्फ मूवी देख के तो आप कीजिएगा नहीं, आपको फिर पढ़ना है, तो फिर मैंने पता किया इसके कैसे तैयारी है, क्या पैटर्न है। तो थोड़ा मेहनत खोजता था, एंड आई वाज हार्ड वर्किंग, मतलब मैंने शुरू में ही बोला, वाज नॉट वेरी इंटेलिजेंट मैं मानता हूँ, बट आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग एंड मेथोडिकल। तो मैंने पढ़ाई धीरे धीरे शुरू की, बट बहुत अच्छे से कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, रीजन बिंग कि वहाँ माहौल सिविल सर्विसेज का, मैं इकलौता बच्चा था जो पढ़ाई कर रहा था। चाहता था सिविल सर्विसेज करना। तो मैं भी उसी क्राउड में, भीड़ में चला गया। फिर मेरा भी प्लेसमेंट हुआ, अच्छा प्लेसमेंट हुआ बीटेक के बाद। फिर मैं बेंगलोर गया जॉब करने, तो वहाँ पे मेरे रूममेट्स एमबीए की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ साथ दे दिया। फॉर्चुनेटली मेरा अच्छा स्कोर आया, 99.1% आया कैट, बट दैट वाज द टाइम जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मतलब आई एम गोइंग इन राइट रॉन्ग डायरेक्शन। अब हम्म। अगर मैं आगे निकला, अगर मैं एमबीए कर लिया और कहीं कॉर्पोरेट में चला गया, तो यू टर्न नहीं ले पाऊंगा। नहीं ले पाएंगे। तो दैट वाज द टाइम मैंने फुल्ली डिसाइड किया कि मुझे करना वही है। मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, थोड़ा फादर शुरू में रिलक्टेंट थे क्योंकि उनका बोलना था बहुत अनसर्टेनिटी है सिविल सर्विसेज में, आप इमेजिन कि 10 लाख बच्चे अपियर करते हैं और 900-800 सीट रहती है, तो वहाँ रेशो और कम हो जाता अनसर्टेनिटी है, रेशो और भी कम हो जाता है, आईआईटी से ज्यादा कम हो आउट ऑफ, बिल्कुल 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं और 800-900 वैकेंसी है। उसमें भी अगर आपको आईएएस आईपीएस चाहिए तो फिर रैंक और मतलब ऊपर का चाहिए। जाता। बिल्कुल बट सही। एनी हाउ आई कन्विंस देम। उसके बाद मैंने जॉब रिजाइन किया। आई वेंट टू दिल्ली टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। फॉर्चुनेटली इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आई गॉट एलाइड सर्विसेज, जो ग्रुप ए सर्विसेज बोलते हैं, एंड इन माय सेकंड आई गॉट आईपीएस। और आईपीएस मेरा पहला चॉइस था, वो जो एसपी वाला एक वो जो क्रेज था वो कभी खत्म यस नहीं यस। हुआ। आईपीएस वाज माय फर्स्ट चॉइस, तो इन सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट आईपीएस 2010 के एग्जाम में, जिसका रिजल्ट 11 में आया। मतलब आपने सेकेंड अटेम्प्ट में भी एआईआर 155 क्रैक कर दिया हाँ, था। मेरा सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 155 था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 600 समथिंग रैंक था, तो मुझे एलाइड सर्विसेज मिला था, और सेकंड में 155 पे आईपीएस मिला था। शानदार, ये तो और मतलब। मेरा उसमें सब्जेक्ट, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सिविल हाँ, सर्विसेज में मैं ऑप्शनल वाज फिजिक्स। क्या बात है। नॉर्मली लोग ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल प्रेफर करते हैं, बट आई वाज, मैंने प्लान किया था मैथ्स, बट देन आई लेफ्ट दैट प्लान क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा और वास्ट पड़ जाता है। हम्म। तो मैंने फिजिक्स लिया था सिविल सर्विसेज में।
और मेरे ख्याल से मैथ्स में इतना कुछ मतलब मेरे टाइम तक तो खैर मैंने दिया नहीं, लेकिन मेरे टाइम तक मैंने जब पता किया था तो इतना कोई वो कोचिंग भी नहीं होती थी कि जो मैथ्स को इस तरीके से पढ़ाए आपको। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में है, बट फिजिक्स में फिर भी एक दो ठीक कोचिंग थे, मैथ्स केमिस्ट्री में तो सही में नहीं था। हम्म। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मैथ्स में फिर नंबर वगैरह भी मैंने सुना कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह में बहुत इश्यूज होते हैं इसमें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो डाइसी पेपर है मैथ फिजिक्स, है कि अगर अच्छा हुआ तो फिर ठीक है, अगर थोड़ा भी बुरा हुआ तो बहुत नीचे फिर वो ले जाता है। अच्छा सर, मैंने कुछ दिनों पहले भी पढ़ा था, एक हिंदू न्यूज में आपका एक आर्टिकल छपा था जिसमें आपके बारे में बताया गया था, जिसमें बच्चों ने शेयर किए थे अपने ओपिनियंस आपके बारे में जब उन्होंने शायद आईटी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर दिया था। तो वो क्या था सर, पूरा कंप्लीट। वो बेसिकली 1 डेढ़ साल पहले एक पटना से एक हिंदू के सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने मुझे फोन किया था कि वी हैव हर्ड कि आप टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम लोग इस पे एक बार कवर करना चाहते हैं। तो वो लोग उनकी वो आए थे 2-3 लोग बोकारो में जब मैं पोस्टेड, क्योंकि मैं पिछले 8-9 साल से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ छुट्टी के दिनों में, तो काफी बच्चे का जेई निकला, ऑब्वियसली जेई दैट इज देयर ड्यू टू देयर ओन एफर्ट एंड जो मेरिट है, बट फिर भी टीचर को तो क्रेडिट मिल ही जाता है, मतलब आप पढ़ाए हो या उतना ना पढ़ाए। खुशी तो तो मिल ही जाती बच्चे है। लोग फिर वो लोग एक एक करके कुछ बच्चे से बातचीत किए, दे वर आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि आई फील कि मैं भी जो पढ़ाता हूँ तो काफी इंटरेक्टिव वे में और इंगेजिंग वे में पढ़ाता हूँ, तो तो कैसे समय वो निकालते हैं सर, ये समय कैसे निकालते हैं आप पढ़ाने के लिए, मतलब प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि प्रिपेयर तो करना पड़ता हुआ बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्स पढ़ाते हैं तो तो। नॉर्मली जैसे मैं संडे को पढ़ाता हूँ, तो संडे के लिए मैं फिर वही सैटरडे को सेकंड हाफ, मतलब 2-3 घंटे 3-4 घंटे, क्योंकि देखिए बेसिक तो क्लियर है। हाँ, हाँ नहीं ऑब्वियसली आप ऊपर की चीजें भूल जाते हैं अगर छोड़ दीजिएगा तो 2-3 घंटा 4 घंटा अगर सैटरडे को आप रिवाइज कर लिए, तो फिर शाम में तो संडे को मैं संडे ही जा पाता था, अपार्ट फ्रॉम संडे 6 दिन तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं हिलना। तो बिल्कुल। संडे को मैं पढ़ाता था, और कोई ऐसा मैं प्रयास करता था कि लंबा सेशन लूं जिससे जो टॉपिक शुरू करूं वो खत्म कर दूं, खत्म हो जाए। क्योंकि नहीं तो फिर वो कंफ्यूजिंग होगा, अगर मैं मान लीजिए कोई एक चीज पढ़ा दूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और बाकी टीचर बाकी चीज पढ़ाए हैं, तो ना मेरा यूटिलिटी रहेगा ना उनका रहेगा। हम्म। तो मैं प्रयास करता था सर छोटा टॉपिक लूं जो 3-4 घंटे में कंप्लीट हो सके। बिल्कुल, लेकिन ये सैल्यूट के काबिल है सर कि आप अपने नॉर्मल प्रोफेशन को साथ में रखते हुए आईटी जैसे चैप्टर को पढ़ाना भी अपने आप में बहुत टाइम रिक्वायरमेंट का भी होता है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाया ही जाता है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बहुत सारी बिल्कुल चीजें बच्चों को बतलानी होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी आईटी जेई लेवल के क्वेश्चंस को करना बहुत बार, क्योंकि छूट जाने के बाद ना प्रैक्टिस तो काफी समय भी लगता है सोचने में, क्योंकि हर प्रॉब्लम की जो कहते हैं ना कि चाबी वो अलग अलग ही होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर है तो बहुत ज्यादा, मतलब दिस ट्रू गो ट्रू। हैंड इन हैंड, दिस गो हैंड इन हैंड, मतलब थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो जो बच्चों के अंदर टैलेंट जो हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो सब हैंड इन हैंड चलता है। तो मतलब ये बहुत सैल्यूट के काबिल है, मेरे ख्याल जितने बच्चे देख रहे होंगे वो बताएं, अपना ओपिनियन रखें कि किस तरीके का सर का आपको लगता है एक कैरेक्टर की भाई साथ, मतलब इतनी बड़ी सेवा में जाने के बाद, मतलब जहाँ पे आपको शायद मतलब परिवार के लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल होता होगा मुझे ऐसा लगता है, मतलब इस तरह की चीजों में कब क्या जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल आप, वेरी ट्रू, वो फील्ड पोस्टिंग में थोड़ा तो टफ हो ही जाता है, बट वो है ना जहाँ आपका इंटरेस्ट लाई करता है आप थोड़ा निकाल लीजिएगा सब। तो मैंने है। शुरू में हाँ। ही बोला कि टीचिंग इज माय इंटरेस्ट, वो मैं 1-2 घंटे निकाल ही लूंगा। और अभी चूंकि हमारा क्या है कि वंस वी प्रमोटेड टू डीआईजी रैंक, तो थोड़ा सा रिलेटिवली आपका जॉब वर्कलोड घट जाता है। हाँ। हाँ। जो डीआईजी जो हम लोग 1 साल बाद प्रमोट होंगे हमारे बैच, तो उसके बाद थोड़ा आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा होता है ना कि सुपरवाइजरी रोल हो जाता है, हम्म। थोड़ा आपका फ्री टाइम ज्यादा होता है। तो आई एम प्लानिंग कि उस समय के बाद मैं बच्चों को और ज्यादा आई विल बी इंगेजिंग विद देम, एंड आई विल बी टीचिंग मैथ्स एंड फिजिक्स जहां तक हो सकता है। बिल्कुल सर, हमारी तरफ से बिल्कुल शुभकामनाएं हैं कि आप ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए और हमारे चैनल पे भी आकर बच्चों के कुछ कोर्सेज आप लीजिए श्योर श्योर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। अभी जैसे कि बच्चों का जेई मेन का पहला अटेम्प्ट होने वाला है सर, अगर आपको पता हो 27 जनवरी से स्टार्ट 24 होने वाला 24 से, हाँ। है। वैसे 24 से था, लेकिन 24 को शायद उन्होंने बी आर को 24 को बी आर, 22 बी से। आर कर दिया है। अब हाँ मैं तो भी अपडेटेड हूँ पूरी तरह। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा आपसे इसके बारे में भी एक राय ले लें कि बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको, मतलब किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि आपने इस तरह की बहुत सारी चीजें हैंडल कर रखी हैं, सबसे पहले आपने आईआईटी के एग्जामिनेशन को किया, फिर एनआईटी में गए आप, आईआईटी हालांकि आपका सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन उसके बाद भी आपने एनआईटी को प्रेफर किया, उसके बाद फिर आप
नेक्स्ट जो है कैट का कैट एग्जामिनेशन कैट किया, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में भी पहले अटेम्प्ट में एलाइड में भी होना, मतलब जो कि बहुत लोगों का सपना होता है। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि यार पहले में हमारा मेन क्लियर हो जाए, या आजकल तो सी सेट का लग गया है तो सी सेट क्लियर हो जाए, तो वही बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन आपने पहले में ही आपने वो क्रैक किया, और उसके बाद भी, तो क्या ऐसी मेंटेलिटी लेकर जाएं बच्चे कि ये बिल्कुल आपकी तरह कम प्रेशर के साथ अच्छा करके आए अपना? देखिए, बिल्कुल अब 10 दिन बाद जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो पहला चीज तो है कि बच्चे में बहुत एक क्यूरिसिटी हो, मतलब जो बोलते हैं एंग्जाइटी, बेटर वर्ड इज एंग्जाइटी है। अरे टफ पूछ देगा, अरे तो बहुत क्वेश्चन टफ आ रहा है, ये नहीं पढ़े, तो ये सब चीज को पहले हटाइए। आपने जो भी 1.5 साल पढ़ा है वो मोर देन इनफ है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। इस चीज को मन में बैठाइए, नंबर 1। हो सकता है पेपर टफ आएगा, मतलब जेई भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने लेवल पे, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। इन द सेंस कि ऐसा नहीं, टफ है तो कंपटीशन के साथ सबसे अच्छी बात है, टफ है तो आपके आगे वाले बच्चे के लिए भी टफ है, आपके पीछे वाले के लिए भी टफ है। टफ वो बोर्ड नहीं है कि मार्क्स कम आएगा, टफ है तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो पैनिक नहीं होना। बहुत बच्चे 20-25% मार्क्स तो सिर्फ अपने पैनिक होने के कारण रिड्यूस कर देते हैं। बिल्कुल सही। एकदम चित प्रसन्न होके जाना है। क्वेश्चन टफ हो इजी हो, यू हैव टू मेंटेन, आपको एकदम कूल काम कंपोज्ड रहना है। जितना आता है आप उसको कीजिए। आप 9 दिन में बहुत ज्यादा चीज सीख तो नहीं सकते हैं, बट फिर भी कुछ पीवाईक्यूज मैं हमेशा फोकस करता हूँ पीवाईक्यूज पे, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, बट रियल क्वेश्चन का लेवल तो पीवाईक्यू ही आपको बता पाता है कि एक्चुअल में वो किस लेवल का पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल। पिछले 1-2 साल का, अब तो 1 साल में ही 8-9 सेशन, बहुत सारे सेशन हो रहे हैं। आप 2 साल का ही पीवाईक्यू एक बार कर लीजिए, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। खास करके केमिस्ट्री में, मतलब मुझे लगता है लास्ट 10 डेज में जितना आप रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी से, अपने नोट से, जो कर सकते हैं आप कीजिए। बट ये टाइम अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने का है, अपने मेंटल जो कंडीशन है उस पर भी ध्यान देने का है। हैव ए साउंड स्लीप, वो भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग सब टीनेजर्स हैं, 15-16 ईयर्स के हैं, तो बहुत इजिली कैरिड अवे हो जाते हैं चीजों से। अभी सिर्फ फोकस कीजिए अपने हेल्थ पे, पढ़ाई पे। बैलेंस्ड पढ़िए, बहुत नहीं पढ़ना है कि एकदम पागल की तरह पढ़ रहे हैं, न दिन का हो न रात का हो, उससे कुछ नहीं होगा। हम्म। आपको मौका मिला, अपने अच्छे से पढ़ा है, 5-6 दिन 7 दिन बचे हैं, एंड जस्ट गो विद पॉजिटिव माइंड। आप देखिएगा, आप एरर अपना रिड्यूस कर दीजिए, वही अपने आप में 15-20% मार्क्स बढ़ा देता है। याद है। बच्चे तो बहुत बार सिली मिस्टेक कर दिए सर, ए को बी टिक कर दिए सर, वो 2 को हम 4 पढ़ लिए सर, ये सब कॉमन एक्सक्यूजेज हो जाते हैं। जस्ट कूल और काम कंपोज ये रहिए। प्रेशर की वजह से होता है, जहां तक मैंने समझा है। मतलब बहुत बार ऐसे बच्चों का भी फीडबैक रहा है कि सर प्रेशर नहीं लिया था उस दिन तो काफी अच्छा हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला, अपने बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया नंबर आ गए। आप हमेशा देखिएगा मॉक टेस्ट में बच्चे में वो फियर ऑफ जो लूजिंग है ना, वो नहीं होता है, तो दे समटाइम परफॉर्म गुड। बट सेम बच्चे एक्चुअल एग्जाम में एरर करके आ जाते हैं। हम्म। और ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जाम, मतलब मैं मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो 25 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, टफ पूछे जा रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट उसमें आपको 10-15 ऐसे जरूर मिल जाएंगे क्वेश्चन जो आप डुएबल है। मतलब तो टफ आप तो कर है, सकते हो एडवांस्ड में बिल्कुल। भी। हम्म। एडवांस्ड में भी 100 क्वेश्चन अगर सपोज पूछे जाते हैं, तो 30-35 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप कर लीजिएगा। और ये कंपटीशन है, आप अगर 300 में 200 मार्क्स ले आए मेरे हिसाब से, तो दैट इज वेल इनफ कि आप 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर लीजिए। तो सही बात। एरर को मिनिमाइज कीजिए, हैव अच्छे ब्रेक लीजिए। ब्रेक इन द सेंस में अभी ब्रेक घूमने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने पढ़ाई के बीच में से थोड़ा रेस्ट भी कीजिए, अच्छे तबियत को मेंटेन कीजिए, और गो विद पॉजिटिव माइंड, यू विल रॉक। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छी पढ़ाई की है 1.5 साल। बिल्कुल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे ख्याल से जो आपने पहले कही कि भाई ये रिलेटिव एग्जामिनेशन होता है, और इसमें अगर टफ पेपर आ रहा है तो सबके लिए टफ आता है, और ये हमारे हाथ में भी नहीं है कि भाई क्या देगा नहीं। क्या नहीं देगा। हम तो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो अगर कोई टफ एग्जामिनेशन भी आ रहा है और यू हैव अ वेरी गुड मेंटेलिटी, टफ माइंडसेट, तो मेरे ख्याल से ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी से आप बहुत बढ़िया निकाल सकते हैं। और बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड भी मैंने देखे हैं, और बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम पे तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से ही नंबर कम हो गए, या किसी को बहुत बार तो रिपीट करना पड़ जाता है इस तबीयत खराब लास्ट दिन पे होने के कारण। तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बॉडी माइंड दोनों का आपको एकदम हेल्दी रखना है। तो ये दोनों चीजें तो बिल्कुल रखना, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली रॉक करेंगे एग्जामिनेशन में बच्चे। और हमारी भी यही मतलब अपनी तरफ से तो यही है कि बच्चे जितना अच्छा करके जाएं, जितना अच्छा करें उतना बढ़िया है। और सर के भी आज आने का मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस ये था कि बच्चों को हम यहाँ से गाइड कर सके, और समय समय पे सर अपना गाइडेंस देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से भी। और अभी अगर कुछ सवाल सर से जानना हो तो मेरे ख्याल से आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा,
और हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ आपके लिए लेकर आए फिर से कुछ नया, तो जरूर लेकर आएंगे डेफिनेटली। तो जरूर बतलाइएगा लिखकर कि कैसा लगा सेशन, और सर कुछ आप ऐड करना चाहें तो बताइए। नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू सर आपको। मतलब मैं बहुत मतलब अच्छा आपसे इंटरेक्ट करके और इस इश्यूज पे डिस्कस करके आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे भी ऐसा कुछ, नॉट ओनली सेशन लाइक दिस, सम क्लासेज आल्सो लाइक हाँ टीचिंग ऑन सम टॉपिक, अगर ऐसा होगा तो एक बार सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर देयर जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। बस माइंड को स्टेबल रखिए, रिलैक्स रखिए, यू ऑल विल रॉक। बिल्कुल। तो सर कभी भी आप कोटा आइए तो फिर यहाँ पे हम लोग साथ में ही सेशन लेंगे, श्योर श्योर और इन केस अगर मैं श्योर बोकारो आता हूँ या रांची आता हूँ तो फिर अपन वहां बैठ के डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में श्योर। खास बार। ठीक है सर, ओके। थैंक यू।